आपके पास टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है जो काफी क्रिटिकल है, इन इंडिया आप एक मेडिकल प्ले दिस de-dollarization thing. So that is the rationale behind me being very bullish on. बट ये ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक चीज में करना गलत है. ऑप्टिमाइजेशन उसमें भी है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज लोग भूल जाते हैं. एंड सेकेंड एलिमेंट जो सबसे क्रूशियल है वो है अगर आपके पास लेट्स से लमसम है, आप अगर पूछ रहे हो क्या करना चाहिए, द स्मार्टर प्रैक्टिकल वे टू डू इट इज काइंड ऑफ फॉर अ फ्रीलांसर और अ बिजनेस पर्सन आई वुड से कि उनको मे बी 12 मंथ्स के लिए रख. अगर किसी को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है इन्वेस्टिंग में, तो क्या कोई सिंपल डिफॉल्ट एलोकेशन है जो वो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं? ब्लाइंडली फॉलो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड बिल्कुल. ऐसे काफी सारे पोर्टफोलियोज हैं. जैसे लोगों के पास रियल एस्टेट होता है फॉर द पर्सनल यूज, दे लिव इन इट इन इंडिया. क्या उसे एसेट एलोकेशन का पार्ट कंसिडर करना चाहिए या नहीं? कि बस अगर कोई सेकेंडरी लैंड है या कोई और अपार्टमेंट्स है जो आप रेंट पे डाल रहे हो, तो क्या रिबैलेंसिंग करना रिटर्न्स को हर्ट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा if the market is continuously rising? Like I said, see, ये each one का rules है how they want to do it. Some people are very rigid. अगर आज कोई अपना पोर्टफोलियो फिक्स करना चाहता है, तो आप उसे एग्जैक्ट 5 स्टेप प्रोसेस क्या फॉलो करने को बोलेंगे? $10 लाख है पर सही एलोकेशन नहीं, तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. कैसे बचोगे? सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर. अगर किसी बिगिनर के पास 10 लाख है, तो आप उसे एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे एलोकेट करने को बोलेंगे? पहले तो समझना जरूरी है कि एलोकेशन क्यों करते हैं, बिकॉज कुछ भी करने के पहले वो कन्विक्शन बिल्ड करना जरूरी है. तो एलोकेशन क्यों करते हैं, उसका प्राइमरी रीजन है डाइवर्सिफिकेशन, राइट. आप पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम करना चाहते हैं. ये आप क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज काफी टाइम मार्केट्स लंपी होते हैं एंड कंपाउंडिंग के लिए टाइम काफी क्रिटिकल एलिमेंट होता है. तो अगर आपके जो रिटर्न्स है एक साल 10% है, एक साल -10% है, एक साल -30% है, देयर इज अ चांस कि आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे बिकॉज आप उसको इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो ये कर्व को स्मूदर बनाने के लिए हम एलोकेशन करते हैं, जहां हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को कम करने ट्राई करते हैं. तो एसेट एलोकेशन होता ये है. अब ये होता है इन्वेस्टिंग का पार्ट. बट ये इन्वेस्टिंग करने के पहले तो 2 या 3 सवाल का जवाब किसी को देना चाहिए. एक कि आपके पास लिक्विड फंड्स है आपके इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए फॉर 6 मंथ्स और सो. सेकेंड, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है जो काफी क्रिटिकल है. इन इंडिया आप एक मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. एंड देन थर्ड इज आपके पास अगर कोई डेट है, क्रेडिट कार्ड डेट है, इसको आपको क्लियर करना है बिफोर यू गेट इनटू द होल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क. तो गिवन दैट अभी हमने कवर कर दिया है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए बिफोर यू आर इवन थिंकिंग ऑफ एसेट एलोकेशन, मैं ये कहूंगा कि पर्सनल फाइनेंस बहुत ही पर्सनल है. तो मैं अभी जो भी कहूंगा, इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन, बिकॉज हर एक के लाइफ एक्सपेंसेस अलग, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अलग होते हैं, गोल्स एंड एस्पिरेशंस अलग होते हैं. तो उसमें एक ब्लैंकेट एलोकेशन देना वो मेरे साइड से इनकरेक्ट होगा. बट ऑब्वियसली मैं एक जेनरिक रेंज आपको दे सकता हूँ कि ये 10 लाख को एलोकेट करना है तो कैसे सोचना है. तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास क्या एसेट क्लासेस अवेलेबल है. तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्थ क्या है. अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो आपके पास प्राइवेट एसेट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, प्राइवेट एसेट क्लासेस. बट लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपीस है, बहुत सिंपल पोर्टफोलियो बनाना है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ये एसेट क्लासेस अवेलेबल है. एक है डेट, एक है इक्विटी, एक है गोल्ड एंड कमोडिटीज, एंड एक है अगर आपकी रीट्स एंड इनविट्स वगैरह जो रियल एस्टेट बकेट में आ जाते हैं. तो इसमें मैं आपको जनरल रेंज दे दूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल डेट के लिए आप कह सकते हो कि लगभग आपके पोर्टफोलियो में अराउंड 40 to 60% होना चाहिए, ये रेंज में. इक्विटी भी मैं कहूंगा कि आपका रेंज अराउंड 40 to 70% तक जा सकता है. गोल्ड अराउंड 5 to 15%,
हाल ही अभी मैं कहूँगा कि आज के टाइम में इट इज ओके फॉर गोल्ड टू बी स्लाइटली हायर, बट वी कैन टच अपॉन इट लेटर. एंड रियल एस्टेट अबाउट 5 to 10% of your entire portfolio. Right. Now, since you said we can touch on it later, तो मैं अभी touch कर लेती हूँ. Why higher now and why not higher even later? तो हायर नाउ से मतलब है मेरा अभी से फ्यूचर में, बिकॉज इसका एक थोड़ा लंबा आंसर होगा, एंड दैट इज टू डू विद द रोल ऑफ गोल्ड एज अ मॉनेटरी मेटल फ्रॉम मिलेनियर अगो. एंड थोड़ा सा मैं अगर और हिस्ट्री में चला जाओ, आप देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहाँ सबने यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट किया था, राइट. एंड इट वाज अ वेरी फंक्शनल सिस्टम, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसा डिसाइड हुआ था कि यूएस विल हैव गोल्ड, एंड वो गोल्ड के बेसिस पे वो यूएस करेंसी डॉलर्स इशू करेंगे, एंड एवरीवन विल ट्रेड विद दैट, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड विद ईच अदर, राइट. तो ये सिस्टम काफी अच्छा चल रहा था. फिर यूएस वगैरह वियतनाम के साथ वॉर में चला गया, डेट बढ़ने लगा. सम कंट्रीज लाइक फ्रांस गॉट नर्वस एंड दे वांटेड टू एक्सचेंज देयर डॉलर्स फॉर गोल्ड. तो तब रिचर्ड निक्सन बाहर आके बोले कि अभी से 1971 में ये हुआ था कि आज से यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा, राइट. तो ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड के लिए शॉक है, बिकॉज नाउ देयर इज नथिंग टाइंग करेंसी टू एनीथिंग. इट कैन बी प्रिंटेड एट एनीवन्स विल, एंड द एनीवन हियर इज द सेंट्रल बैंकर, द फेडरल रिजर्व. So for a lot of time, the discipline was still maintained by America, right? But 2008 के GFC के बाद से आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करके एक चीज शुरू हुई है, जहाँ लोग मनी प्रिंटिंग चालू कर देते हैं, right? So they are just literally hitting keystrokes on your computer and creating money out of thin air, right? And what that happens is, उसकी वजह से क्या होता है, कॉमन मैन के इस पे इन्फ्लेशन आ जाता है, बिकॉज गुड्स इकोनॉमी में उतने ही है, 100 यूनिट्स ही है, बट मनी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. And because of that, the price of each good keeps going up. Now, the US has this privilege because it's a reserve currency, and that way it's been exporting inflation to the rest of the world, right? But आज के तारीख में countries have realized, they did the same thing during COVID, by the way, जहाँ उन्होंने I think within a year $5 trillion print किया to stimulate the economy. तो इसमें US dollar devalue तो नहीं हो रहा है, because the rest of the world is still forced to use the US dollar for whatever geopolitical reasons. And if you see India आज 95 against the rupee, against the dollar है, 95 rupees against the dollar, which is not ideal, right? We work hard, we are creating value, but we are artificially being suppressed. So purchasing power has been suppressed. So with this in mind, there is this theme of the dollar dying and de-dollarization, जिसको कहते हैं, and gold actually comes up as a very strong theme to play this entire de-dollarization theme. So that is the rationale behind me being very bullish on gold, and especially physical gold. अगर किसी को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है इन्वेस्टिंग में, तो क्या कोई सिंपल डिफॉल्ट एलोकेशन है जो वो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं? मैंने ज्यादातर बहुत सुना है एफडीज के बारे में, लेकिन आई फील दैट देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर एजुकेशन. इस वजह से मैं आपको पूछ रही हूँ. सो ब्लाइंडली फॉलो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज the rate of change is so high in the world, and a lot of people are doing full-time jobs. Investing is not their entire job, and it sounds like I'm beating my own drum, but you kind of need someone who can guide you through this, right? Because you can't be on top of everything, you don't understand everything. तो ऐसे काफी सारे पोर्टफोलियोज है, जैसे इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो है जहाँ सारे एसेट क्लासेस में इक्वली डिवाइड करते हैं. 60-40 पोर्टफोलियो है जो काफी सालों से काफी ट्रेंड हो रहा था, बट लाइक आई सेड, इसमें वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. तो अगर आप लेजी अप्रोच लोगे तो आपके आउटकम्स भी उतने ही मीडियोकर होंगे. डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद दैट. तो आप मुझे डिफॉल्ट एलोकेशन जो वो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी व्हाट एरियाज? वो जस्टिस नहीं होगा एक्चुअली, एंड इनकरेक्ट एडवाइस देने से अच्छा मैं किसी को एनकरेज कर सकता हूँ कि अगर वो करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके लर्न कर सकते हैं, बिकॉज ये डिफिकल्ट नहीं है इन्वेस्टिंग, बस टाइम देने की बात है. एंड अगर वो नहीं दे सकते हैं तो आई थिंक काफी सारा हेल्प इजीली एक्सेसिबल है. सो आई वुड प्रेफर कि मैं एक ब्लैंकेट एलोकेशन ना दूं. एंड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक आपको रेंजेस एनीवे दे दिए थे, तो एनीवन कैन फॉलो दोज रेंजेस.
दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम थोड़ा एज बेस्ड एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। 20s, 30s, 40s या 50s, हर एज ग्रुप के लिए आपकी आइडियल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, माय थिंकिंग इज। तो बिकॉज बिकॉज एवरी एज डिफरेंस होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं 100 माइनस एज, तो क्या वो अभी भी फॉलो करना चाहिए एंड हाउ? ओके, तो इसका थोड़ा सा मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ पहले, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो बहुत साल पहले ऐसा स्टोरी था कि जिसने चेस गेम को इन्वेंट किया वो किंग के पास जाता है, एंड किंग उससे बहुत प्रसन्न होता है, तो बोलता है कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो दिस जेंटलमैन बेसिकली सेज, चेस बोर्ड का जो हर स्क्वायर है उसमें हर एक स्क्वायर में आप 1 ग्रेन राइस रखिए और उसको विथ एवरी कमिंग स्क्वायर उसको आप डबल कीजिए। तो 1 2 हो जाता है, 2 4, 4 8, 8 16, राइट। तो ऐसा 64 स्क्वायर तक हो जाता है। तो पहले किंग ये सुन के बोलता है ओके फाइन, दिस इज वेरी रीजनेबल, राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एज सुन एज ये जब फुलफिल करने वो ट्राई करता है, ही रियलाइजेस देयर इज not enough grains in his entire kingdom to fulfill this gentleman's request, right? And this is the beauty of compounding. अभी यही स्टोरी को अगर मैं एक काफी फाइनेंस के फॉर्मूला के वाले टर्म्स में ले आओ, तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू, जो भी आपका फ्यूचर में वैल्यू होगा इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो इनटू 1 प्लस रेट जो भी रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं टू द पावर टी। ओके, अभी इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी इफ आई हैव टू कोरिलेट दिस टू द चेस बोर्ड, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा कि आप कितना राइस डाल रहे हो हर ब्लॉक में। जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर तो डबल हो रहा है, बट रियल वर्ल्ड में तो वो डबल नहीं होगा हर स्क्वायर पे, बट मान लीजिए 10% है या 15%, वो रेट ऑफ रिटर्न। एंड सेकेंड, हर ब्लॉक जो है, हर स्क्वायर जो है चेस बोर्ड का, वो टाइम है, राइट। तो मान लीजिए कि एक हर कोई आज के दिन में जो है वो रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने दिख रहा है। लाइक मुझे 10% नहीं, मुझे 15% चाहिए, 15% वाले को 20% चाहिए, 20% वाले को 25% चाहिए। बट ये ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक चीज में करना गलत है। ऑप्टिमाइजेशन उसमें भी है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज लोग भूल जाते हैं। एंड सेकेंड एलिमेंट जो सबसे क्रूशियल है वो है टाइम एलिमेंट, जो टू द पावर टी आता है फॉर्मूला में। If you see, even Warren Buffett made most of his wealth after the age of 50. Not to say he wasn't wealthy before, but he became one of the most wealthiest people after the age of 50, and that's purely because of compounding and the time aspect of it, because that is what makes it non-linear and exponential. अभी अगर आप एज से रिलेट करोगे, like I said, किसके पास सबसे ज्यादा टाइम होगा? जो 20 ईयर ओल्ड है या तो 50 ईयर ओल्ड है? तो ऑब्वियसली 20 ईयर ओल्ड जो है, he's in the best possible position in terms of time, which is going to be the major driver of his outcome in the future. The drawback with the 20-year-old is कि उसके पास income ज़्यादा नहीं है, but as वो grow करेगा, उसका income भी grow करेगा, but the larger picture here is the amount of time that he or she is going to give his portfolio to grow, right? In your 20s, obviously that means you can also take more risk as opposed to a 50-year-old, because टाइम इन द मार्केट विल अलाउ यू टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमने टॉप पे ले लिया, वो फोमो में ले लिया। समझिए बहुत लोग ने आज सिल्वर ले लिया 4 लाख पर केजी के भाव में, राइट, एंड उनको अभी शॉर्ट टर्म में दिस इज अ लॉट ऑफ पेन। बट इफ दे आर लुकिंग एट इट विद अ 30 year, with a 40 year horizon, obviously you may see that price become quadruple at some point in the future. So when you start early, you give your portfolio enough time to both compound and correct your mistakes, which a person in the 30s, 40s, and 50s may not have. So the framework is this, that your risk when you're in your 20s, your current investments would be lower, but your returns could be higher because you'll be taking on more risk assets, and your time aspect is also very large. When you're in 30s, your income goes higher, and your returns will start going lower. Right? And this trend will continue and your time goes lower. So that's the framework जिसको mind में रख के चलना है, which means you keep reducing risk assets as you start aging, because आपको of course आपका retirement nest egg secure करना है. True, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 20 से शुरू करो, earlier is better. लेकिन
लोग भी होते हैं जो लेटर लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दे स्टार्ट वेरी लेट लाइक 35 और 40 इयर्स के बाद, तो क्या उसको कंजर्वेटिव होना चाहिए या अग्रेसिव? उसको aggressive होना पड़ेगा. There's no choice. Because let's say a 20-year-old and a 35-year-old both have the same lifestyle expenses and same requirements post-retirement, and both of them are going to retire at the age of 60. Okay? And मान लीजिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 years तक है, तो इनको 30 years का अपना लाइफ को फंड करना है पोस्ट रिटायरमेंट. उसके लिए मान लीजिए इनको 6 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, राइट? जो 20 ईयर है वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा हाई रिस्क है, बट उसके पास 30 से 60 तक 30 इयर्स का टाइम है. whereas a 35-year-old के पास उसके 40 इयर्स का टाइम है, सॉरी, whereas a 35-year-old के पास सिर्फ 25 इयर्स का टाइम है. So their outcomes, they need to make the same 6 crore corpus at the age of 60. But one has 40 years and the other has 25 years. And the only way to then get there is by taking on more risk. So उनको aggressive होना पड़ेगा. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग हमेशा यही बोलते हैं कि एज यू ग्रो ओल्डर डोंट टेक मोर रिस्क, और इवन इफ यू स्टार्टिंग लेटर दे से डोंट टेक रिस्क. क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात है. अगर वही 35-year-old ने पहले ही स्टार्ट किया होता, so then the conversation is different. But if you're starting when you're 35, like I said, the goal is the same. You want to make a corpus of 6 crores. But वो 6 करोड़ तक पहुंचने के लिए आप एक को पास 40 साल है और एक के पास 25 साल है, तो वो क्रॉस करने का एक ही रास्ता है, is by increasing your amount, your returns on your portfolio. डेफिनेटली. अब हम देखते हैं मेनली सैलरी वर्सेस लंप सम. अगर कोई मंथली एसआईपी कर रहे हैं वर्सेस कोई लंप सम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या दोनों का एसेट एलोकेशन अप्रोच अलग होना चाहिए? Not really. Approach can be the same. जो SIP, जो asset allocation in itself है वो strategy है. जो SIP या आप lump sum कर रहे हैं ये एक means है, ये एक habit है. आप कैसे वो system क्या follow कर रहे हो, आपका जो goal है वो strategic जो आपका asset allocation है वो same रहेगा. Now, for most people, I would say SIP is a better route because you're not taking a price risk, right? Lump sum में ऐसा हो जाता है कि आप to an extent market को time करने के लिए try कर रहे हो. That's when you'll get best outcomes. So, for example, समझिए कोविड क्राइसिस हुआ था. अभी कोविड क्राइसिस में जब मार्केट गिरा, that was a good point to deploy lump sum capital, right? And that person who deployed lump sum instead of like an SIP kind of a structure would have much better investment outcomes because का unit का lower acquiring cost होता है. So, if you're an expert and you have the emotional ability to take such decisions, lump sum investing is better than SIPs. But for the large population, SIPs are better. So अगर आपके पास let's say lump sum है, आप अगर पूछ रहे हो क्या करना चाहिए, the smarter practical way to do it is kind of deploy it into a liquid fund. Okay? पूरा lump sum उठा के आप एक arbitrage या liquid fund में डाल दीजिए. And STP करके एक concept होता है, systematic transfer plan, जहां से आप वो लमसम में से एवरी मंथ जस्ट लाइक SIP, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दिए एंड उसमें से हम बोल रहे हैं कि 5,000 एवरी मंथ आप इक्विटी फंड में डाल दीजिए, 10,000 एवरी मंथ आप डेट फंड में डाल दीजिए, 2,000 गोल्ड फंड में डाल दीजिए. सो यू आर कन्वर्टिंग योर लमसम टू एन SIP एंड एट द सेम टाइम जब भी कोई क्राइसिस हो जाए, जैसा अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है एंड द मार्केट्स हैव फॉलन, आप वो लिक्विड से लेके लमसम भी कर सकते हैं. सो यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. Well, I was actually going to ask you, तो अभी would be the perfect time 10 लाख डालने के लिए, because technically we have a situation where Nifty, for example, is going down and a lot of things are purchasable. Absolutely. I think the valuations are very attractive right now. That being said, ऐसा नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकता. Like nobody really knows where this ends. But definitely if you're looking at it as a purist fundamentalist, someone who's trying to value the Nifty, I think it's at a good place right now compared to the last 3 to 4 years. And it's a good time for people to deploy. Yeah, and SIPs as well in that sense. Yeah, SIPs तो चालू रह ही सकता है, but at the same time, people can also start putting in chunks like lump sum amounts into the market as well. Right, to diversify.
you get more units for a lower price. So इसमें थोड़ा philosophy change करें. You want to be a unit collector, right? With mutual funds, you want to collect as many units as possible at a lower price. Okay. अगर किसी की सैलरी स्टेबल हो तो क्या वो सेफली ज्यादा इक्विटी ले सकता है? Again, with the caveat कि personal finance is personal, I would just assume on average someone's having a good career, उनको salary regularly आ रहा है, 25-30 years का outlook है, definitely उनका risk taking ability improve हो जाता है because they have the element of certainty, right? And that's priceless. Now I'm going to ask you a different, a flip side question. आजकल लोग फ्रीलांसर्स बहुत बन चुके हैं इंडिया में. दे डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज. तो उनकी इनकम स्टेबल नहीं होती है, तो उनको कैसे एलोकेशन करना भी चाहिए या नहीं? No, absolutely. Allocation तो करना ही चाहिए and investment तो करना ही चाहिए. That goes without saying. But of course, there is a slight difference, and the difference is that, like you said, income stable नहीं है. तो जब ये इनकम स्टेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि 6 months का इमरजेंसी एक्सपेंस रखना है फॉर अ फ्रीलांसर और अ बिजनेस पर्सन, आई वुड से कि उनको मे बी 12 months के लिए रखना चाहिए लिक्विड एसेट्स में, बिकॉज यू नेवर नो उनके इंडस्ट्री, उनके बिजनेस में कभी क्या क्राइसिस आ जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए. तो दे नीड अ बिगर नेस्ट एग बिफोर दे स्टार्ट पुटिंग money, start allocating into a portfolio that grows. So the only difference I would say is that. Got it. अब लोग बोलते हैं कि वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, बट जब मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम एक्चुअली कितना रिस्क ले सकते हैं? I mean, पहला चीज तो आई थिंक गीता में भी लिखा है एंड डेल्फी टेम्पल में भी ग्रीस में लिखा है, नो दाई सेल्फ, which is very difficult for a lot of people. So it's very understandable that people overestimate their risk-taking appetite or at times. कैसे मालूम पड़ना चाहिए is pretty much what allows you to sleep. अगर आपने निफ्टी 12,000 पे लिया था कोविड के पहले and then you saw that go to 8,000, did you sleep peacefully that night? How did you react? Did you buy more? Right? So that is a good real world test. I mean, because you're living that situation. Hypothetically तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं aggressive हूँ, मैं मैं risk लेता हूँ, but जब तक you don't lose that notional value, and it's about how you're reacting in that situation. So that's the best way to define and understand for yourself what kind of an investor you are. तो अगर मैं आऊँ आपके पास और आपको बताऊँ कि मुझे एक आइडियल पोर्टफोलियो बना के दीजिए, तो इक्विटी, डेट, गोल्ड का आप एग्जैक्ट परसेंटेज क्या देंगे? आई नो दिस इज प्रोबेबली समथिंग यू आर गोइंग टू से, आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पोर्टफोलियो, व्हाट डज दैट डिपेंड ऑन अदर देन लुकिंग एट माय पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस? मैंने हमेशा सुना है कि आइडियल पोर्टफोलियो कभी होता ही नहीं है, इट्स इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. डू यू अग्री विद दैट? सो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है कि इफ Shruti, you have goals and aspirations, you are able to meet it, right? You want to fund your child's education, आपको शादी करानी है, आपको नया घर लेना है. These are the objectives, right? Nothing else is the objective. अगर आपका objective meet नहीं हो रहा है, then the financial planner has failed. It's not about who's getting a higher return or a lower return, or who's taking on more risk or low risk, right? That's the wrong metric that people are judging this entire thing with. So you really need to first understand what is that person's goals, aspirations, living expenses, when they think they're going to retire, how long do they think they're going to live, how many dependents are there. उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे एस्टिमेट करूंगा कि ओके, आपको कितना रिटर्न्स एक्चुअली चाहिए लाइफ में. आपको 6% या 7% में हो जाएगा. Okay, you don't have a lot of aspirations, not a lot of goals. You intend to live a bachelor life. It's very different conversation, right? अगर आपको 7% ही रिटर्न चाहिए तो मैं 10% के लिए और रिस्क क्यों लूं? कोई फायदा ही नहीं है उसका. अगर एट द सेम टाइम आपको 12% रिस्क चाहिए, 12% रिटर्न्स रिक्वायर्ड है आपके एस्पिरेशंस के लिए,
बट आप बोल रहे हो कि मुझे एफडी पे डालना है जस्ट टू बिकॉज आई एम कंजर्वेटिव एंड आई एम सेफ, देन द एंटायर थिंग फॉल्स अपार्ट. So, which is why I have to first understand you, then understand what is the expected returns, right? And this is on your side. Now, the second part of it is obviously looking at the macro. Economy 4 states में exist करती है, right? High growth, high inflation, high growth, low inflation, low growth, low inflation. तो वो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, राइट? अब ये 4 क्वाड्रेंट में से मुझे ये मैक्रो सिचुएशन आइडेंटिफाई करके आपके पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली एवरी एनवायरनमेंट में पोजीशन करना है. तो ये काफी डायनामिक टास्क है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक लेजी अप्रोच आपको मीडियोकर रिजल्ट्स देगा. बट ये एसेट एलोकेशन का प्रोसेस काफी डायनामिक है नेचर में, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू प्लस द एनवायरनमेंट अराउंड यू. तो इसलिए मैं आपको एक ब्लैंकेट नहीं दे सकता कि these are the right allocations for you or these are not. Now, हमने पहले गोल्ड के बारे में भी बात की थी. हमने ओवरऑल जनरल जो गोल्ड और गोल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना एलोकेट करना है वो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो अगर मैं आपको पूछूं क्या हर पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, तो आपकी सोच क्या है इसके बारे में? 100% गोल्ड होना चाहिए. एंड आई मीन मैंने तो सबको कहा था कि 5 to 15% के बीच में रखना ही चाहिए किसी को. मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 30% है अब गोल्ड, राइट? एंड मैंने आपको रीजन तो वो दे ही दिया, काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन बताया ही था, क्योंकि गोल्ड का मेरे हिसाब से स्पेशली ये जो अनसर्टेन टाइम्स है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, जिस तरह मॉनेटरी सिस्टम ब्रेक हो रहा है, गोल्ड का काफी बड़ा रोल रहने वाला है फ्यूचर में. So this definitely should be a part of every portfolio, and I think we as Indians are quite lucky that our ancestors have always known that gold is real wealth, and I think it should continue to be real wealth in the future. Very true, indeed. अब हम डेप्थ के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पे आपने बोला था कितना % डेप्थ में डालना चाहिए. तो there is FDs, bonds और डेप्थ फंड्स, इनमें स्प्लिट कैसे करें लोग? तो ऑब्वियसली हर चीज में जैसा एक ओवरऑल एलोकेशन मैंने कहा था कि बिटवीन कहीं 40 या 60% के रेंज में डेट रख सकते हैं. एंड इसमें डेट का जो मेन यूज होता है इज लाइक एन एंकर, राइट? इट्स लाइक अ सॉलिड एंकर. आपको पता है कि आपको फिक्स्ड 7% या 8% आपके डेट पोर्टफोलियो से आने वाला है. इसमें जो मिक्स होगा, कुछ चीजें हमको अपॉर्चुनिस्टिकली करनी है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी वॉर हुआ एंड मार्केट्स क्रैश हुआ, एंड लेट्स से इक्विटी में डालने के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट? इन दैट केस आई वांट टू हैव अबाउट 20% ऑफ माय मनी इन लिक्विड फंड्स, कि जो मैं उसको अपॉर्चुनिस्टिकली यूज करूँ. कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है इंडिया में, ये होता है कि जो एफडी से इंटरेस्ट आता है, जो बॉन्ड से इंटरेस्ट आता है, वो हमारे टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है. तो यू एंड अप पेइंग हाई टैक्स, तो वो काफी ऑप्टिमाइज नहीं होता. तो इन लोगों के लिए समथिंग लाइक एन आर्बिट्राज, इक्विटी आर्बिट्राज फंड इज ऑल्सो गुड, बिकॉज वो इक्विटी जैसे टैक्स होता है, बट इट्स एक्चुअली गिव्स यू लाइक डेट लाइक रिटर्न्स. इट्स अ वेरी लो रिस्क प्रोडक्ट. सो यू कैन पुट सम इन देयर, सम इन द लिक्विड फंड्स फॉर अपॉर्चुनिस्टिक यूज केसेस. देन देयर आर टैक्स फ्री बॉन्ड्स अगेन, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह टैक्स फ्री बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं, आप वो ले सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन ग्लोबल ETF डेट फंड्स. तो मैं कहूँगा लार्जली फ्रॉम योर डेट एलोकेशन एटलीस्ट उसमें से 60 to 70% आपको स्टेबल इंटरेस्ट इनकम जनरेटिंग एसेट्स में रखना चाहिए, एंड 30% आप ट्राई कर सकते हो कुछ लिक्विड फंड्स, थोड़ा यील्ड जनरेटिंग एसेट्स जो है, जंक बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं, या हाई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं, हाई पेइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उसमें डाल सकते हैं. बट लार्जली एंकर होना चाहिए. Thank you for that analysis. It's very good to hear your thoughts on that. अब रियल एस्टेट इज इंटरेस्टिंग. लोगों के पास रियल एस्टेट होता है फॉर द पर्सनल यूज, दे लिव इन इट इन इंडिया. क्या उसे एसेट एलोकेशन का पार्ट कंसिडर करना चाहिए या नहीं? प्राइमरी रेजिडेंस को नहीं करना चाहिए, बट आपके पास अगर कोई सेकेंडरी लैंड है या कोई और अपार्टमेंट्स है जो आप रेंट पे डाल रहे हो, वो डेफिनेटली आपके एसेट एलोकेशन का पार्ट होगा. ओके, इंटरेस्टिंग. अब पोर्टफोलियो,
रीबैलेंसिंग की बात करते हैं। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कब करना चाहिए? फिक्स्ड ईयरली या जब एलोकेशन ड्रिफ्ट हो जाए? और मैं ज्यादातर इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि जब क्रैशेस आते हैं ना तब लोग बैठ जाते हैं, रीबैलेंसिंग करना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली इट इज प्रॉब्ली अ वेरी गुड टाइम टू हैंग ऑन एंड ऐड टू the assets. तो आपकी सोच क्या है? And I'm new to this, so I'm interested in knowing your thoughts. No, but I think you're very smart about it. So you're absolutely right. The exact time to do this is when you don't want to be in a position where you're forced, right, by a crash or a panic, and because you end up taking wrong decisions then. तो जो अप्रोच होगा वो हाइब्रिड होगा. ऑब्वियसली आपको आई वुड से एवरी 6 months आपके पोर्टफोलियो को एक बार सीरियसली स्टडी करना चाहिए. इफ यू नो लाइक एवरी 6 months all these big institutions जो BlackRock, JP Morgan वगैरह है, they actually publish outcome like their expectations for the future. So it is a good time to, if you're interested, obviously, study those expectations and then see whether your portfolios are in a position to take, advantage of this. At the same time, if anything drifts too much, like हाल ही में gold and silver में काफी बड़ा run आया था in the last few months, right? And वो portfolio का काफी बड़ा part हो गया लोगों का as opposed to the traditional metrics. So then it does make sense to reduce the exposure because that way you're also taking profits and you're going into an asset class जहाँ पे ज़्यादा returns नहीं आया है. So it's almost like a nice way to capture profits because people are also greedy and don't want to miss out on much and they want to enjoy the entire ride. But if you're disciplined about your asset allocation and you have guardrails like, अच्छा ये अगर मेरा gold allocation 15% था strategic allocation and अब ये 25% of portfolio हो गया है, let me trim it down. So that's a good way to do it. So for example, आपने गोल्ड लिया है तो अगर नीचे आता है तो आप एवरेज आउट तो करेंगे ही ना. फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट मी बाय सम मोर, अब नीचे आया है तो ऐड टू माय पोर्टफोलियो instead of panicking. Right. So it's very counterintuitive and most people buy when it's going up and sell when it's going down. So you want to kind of reverse the psychology there. And जब ऊपर जा रहा था, it was a good time to take profits. And जब नीचे आ रहा है, now nobody wants to touch it. But again, I think technically it's close to its 200D DMA right now. So it's actually not a bad point to add gold. Oh, fair enough. Interesting. We'll talk about that outside of this. I'm very interested in hearing. अब मैं जानना चाहती हूँ, जब हम डिविएशन की या ड्रिफ्ट की डिविएशन की बात करते हैं ज्यादातर, तो कितना % डिविएशन अलाउड है बिफोर यू एक्चुअली टेक एक्शन? So इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है. This works on your own rules. There's no prescribed rule here. Like I said, if you want to let it run and you want to try and capture most of the trend, a good trick to use, which I personally use, is try and keep selling 50%. Right? तो अगर मेरा गोल्ड का पोजीशन बहुत बढ़ गया है, I'm a little anxious and I want to take that money out, मैं 50% बेच दूंगा. तो अब मुझे ना FOMO है, at the same time I'm capturing some gains. तो अगर नीचे गया या ऊपर गया, I have something. Let's say it rises some more, right? Now, again, I'm in the same point, like, oh, I'm anxious. Then you cut down another 50%. So, आप ऐसे करते करते, I think you will start bringing your allocation back. At the same time, you're riding the trend and ensuring that you're capturing most of it, if not all of it. तो क्या रीबैलेंसिंग करना रिटर्न्स को हर्ट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा if the market is continuously rising? I think it's a wrong way to look at it. Like I said, see, each one ka rules hai how they want to do it. Some people are very rigid, and I don't think it's a wrong strategy. For example, with gold, I still let it run, but with silver, I made the mistake. I sold everything at a particular point, and it ended up rallying about 100% more from there. So I felt like I missed out, but इसमें मैंने एक PPFAS करके इंडिया में एक फंड है, and Rajiv Thakkar is the CIO of this fund. And few months ago in the podcast, he said, of all the 7 deadly sins, the worst one is envy, because envy is something that you don't even enjoy it in the moment. Everything else, at least you enjoy it in the moment, and that stayed with me. So first, people need to stop comparing with what other people have done,
And I mean, if you've made money and you're happy with the returns, just take it off, right? Buy peace of mind and sleep well. There's no point being anxious about position. Very true. Yeah. Well, you still made a handsome profit. You may miss the run. Yeah, but it's never nice to miss it, right? I mean, you're battling greed and fear at all times in the market, and I'm very human too. So, yeah, it hurts, but I'm okay. I'm made peace with it. Like, Fair enough, fair enough. तो आपके एक्सपीरियंस में लोग एसेट एलोकेशन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? I think I can think of two things. One is recency bias, right? Recency bias ये होता है कि okay, अभी पिछले 1 या 2 साल में, let's say कोविड के बाद बुल रन शुरू हुआ, probably the best bull run that I've ever seen. And उस दौरान काफी लोग ने अपने जॉब्स छोड़ दिए, फुल टाइम ट्रेडर्स बन गए, everything was going up, everything was going well, and then for the last 2 years these people have disappeared. Like, they were very active on social media and suddenly you don't hear from them at all because दो साल से मार्केट ने कुछ नहीं किया इंडिया में. So this is called recency bias, and we are all victims of it. I mean, even if the gold and silver, you see a lot of people come in because of FOMO. They buy at the exact wrong times, and I mean, then they become long-term investors, even though they never intended to be long-term investors. So that's one. And the second one is with asset allocation is like an illusion of safety, right? Like people think, oh, मैं ज़्यादा FD में रखता हूँ, मैं safe हूँ. But समझिए इन्फ्लेशन 6% है and आपका FD आपको 7% दे रहा है. Are you really safe? You're becoming poor with time, right? You're not seeing it like मैंने आपको पहले कहा था. The entire objective of financial planning is that you meet your goals. But if you have goals and aspirations and आपको that require like a 10% or a 12% return, and you think, oh, keeping my money in an FD 7% is safe, it's never going to let you reach your goal. So there is disappointment one way or another. So that's an illusion of safety. Yeah, because inflation's on your back. Yeah. That's right. It's so true, actually. Yeah, you're right. मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ when it comes to mistakes. मैंने ओवर डाइवर्सिफिकेशन की भी बात सुनी है, तो क्या वो एक प्रॉब्लम बन सकती है लोगों के लिए? So let's understand diversification first, ना? एक step back ले लेते हैं. Diversification का गोल नहीं है कि 15-20 चीज ले लो और डाइवर्सिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता. अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मैथमेटिकली स्पीकिंग, हम कोरिलेशंस देखते हैं कि हर एसेट क्लास के बीच में कोरिलेशन क्या है. लाइक ऐसा चाहिए, अगर इक्विटी 10% बढ़ा, आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो 2% बढ़ रहा है सिर्फ. सो दे आर correlated, but the correlation is so they move in the same direction, but the magnitude of their movement is lesser. Likewise, let's say gold. Maybe gold has a negative correlation. I've not run the numbers exactly right now, but I'm just giving you off the top of my head. So it says, okay, equity is going up 10%, which means gold is going down minus 10%, right? ऐसा होता नहीं है, but and जब equity market गिर रहा है, gold ऊपर जा रहा है. So you see there are different correlations between each of these asset classes. तो एसेट एलोकेशन का एंटायर गोल ये है कि हमको अनकोरिलेटेड और लो कोरिलेटेड एसेट क्लासेस चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, राइट? तो इसका रियल मतलब ये है, इसमें आप जितने एसेट क्लासेस इंक्लूड कर सकते हो, एंड ज्यादा एसेट क्लासेस टू बी ऑनेस्ट है नहीं. कितने एसेट क्लासेस होंगे आपके पास? इक्विटी होगा, इक्विटी में यूएस इक्विटी होगा, ग्लोबल इक्विटी होगा, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी होगा, आपका होम कंट्री का इक्विटी होगा, 4 हो. आपको लगभग, मैं बोल रहा हूँ, एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा एसेट क्लासेस अवेलेबल नहीं है. तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं होता है. बट जब भी आप एक सब एसेट क्लासेस में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में मान लीजिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो ट्विटर वगैरह पे मैं देखता हूँ कि वो रेकमेंड करते हैं equity portfolio, जो उनका इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, they'll recommend a flexi cap fund, they'll recommend a nifty ETF, they'll recommend a nifty 500 ETF, they'll recommend a mid cap ETF. This is not diversification, because you're within the same asset class, right? You're within the same asset class and you're buying the same kind of assets. यहाँ पे काफी ओवरलैप भी होता है ये सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में. तो यहाँ पे आपको जीरो बेनिफिट्स मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का.
And these guys have a lot of followers, and I see a lot of people commenting. And I really at times hope that they don't implement the strategies that these guys are pushing for. But you need to understand ये क्यों कर रहे हैं. It's to get uncorrelated or low correlated assets together. That is when you will have benefits from asset allocation and diversification, not by buying similar assets. So what you're saying, ideally, and I'm just getting a grip of what you're saying here, is that they shouldn't essentially be investing in different types of funds because there will be an overlap, and that they should look at other diversification methods as well. Is that what you're saying? Right. मतलब अभी India portfolio ही है. Like let's say you're allocating 50% of your portfolio to India, to equity, sorry. अब उसमें आप 25% इंडिया में कर रहे हो. वो 25% जो आप इंडिया में कर रहे हो, वहां पे इफ यू आर बाइंग अ निफ्टी ETF and a Nifty 500 ETF and a Parag Parikh Flexi Cap and an HDFC Flexi Cap and a mid cap fund, that adds no extra incremental value to you. That's what I'm trying to say. But at the same time, let's see, you're geographically diversifying. आप कोरिया के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप ब्राजील के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो. These are very different markets. They have very different kind of companies. For example, Korea में you get exposure to a Samsung or an SK Hynix. और Brazil is commodity rich country. उनके वहाँ पे आप different kind of companies को access कर रहे हो. India is more IT dependent. Like if you see the Nifty index. So your diversification has to be both geographic diversification, industry-based diversification, but not these funds alone, because funds are diversified to begin with. But buying 3 or 4 of the same kind of funds gives you no extra benefit. Got it. Thank you so much. And yet you're very right. I do hear a lot of them saying that, and the influencers are quite popular in promoting that. Yet you're right. And then in the end, other people are wondering why their portfolios haven't grown substantially. So it's very true. Now I'm going to ask you a question. There are people in the investment game, जो short-term goals, say about 2 to 3, 2 या 3 साल के लिए, versus long-term, जो 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो एलोकेशन कैसे चेंज होता है? So थोड़ा आंसर न्यूआंस्ड है, बिकॉज ये जो आपके प्लानर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या प्रोसेस यूज करता है. देयर आर सम फाइनेंशियल प्लानर्स हु आर वेरी गोल बेस्ड, राइट? लाइक फॉर अ पर्टिकुलर गोल दे विल इंडिविजुअल गोल्स के लिए वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वगैरह रेकमेंड करते हैं. द सेकंड मोर होलिस्टिक अप्रोच वेयर यू आर मैपिंग आउट एवरीथिंग, like all of your life goals, all of your cash flows, everything, and giving you a much bigger asset allocation, right? For example, अभी आपको बहुत short term goals है. So obviously, whichever way you look at it, I can't put it in an equity fund. Let's say your son wants to go to school next year and you need to have X number of dollars to fulfill this. आप वो पैसा उठा के equity में नहीं डाल सकते. Obviously, आपको उसको बहुत ही liquid assets में रखना है. तो there is a matrix of priority of the goal and the time horizon of the goal. At the same time, if I want to buy a house, it's high priority for me as a goal. But it's a goal which is 15 years away. Then obviously my exposures to things like equity and stuff can go up for that particular, to fulfill that goal. So you need to see it on the matrix of what's the priority of this goal and what's the time horizon that you have for this. For a vacation is optional, right? You don't need to, you'll be like, I want to take an international vacation to, let's say, watch the FIFA World Cup in the US. Now, if that is just 1 year away, actually it's this year, I can't really gamble with that money in the equity markets. Can't invest it in the equity markets. I'll probably have to put it in a liquid fund. But at the same time, it's not a high priority goal for me. I'm okay to skip it. Maybe I can go to the next World Cup. So, I can just let go of that goal. So it's somewhere in, you need to map out where these goals come into in your time axis and your priority axis. But again, and for a minute there, I was thinking, no, I'm happy to skip it. US कौन जाना चाहता है अभी? Yeah. तो क्या कभी आपने इक्विटी की बात की, क्या कभी 100% इक्विटी पोर्टफोलियो सही हो सकता है, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है? सही हो सकता है for a very small minority. I think there are some prerequisites that
firstly, this person is not dependent on this particular corpus for his day-to-day expenses, liquidity needs. He's pretty much well looked after. Second is that they need to have a very, very strong understanding of what they're doing. So think someone like Warren Buffett, right? Like he holds, but how many Warren Buffetts are there in this world? So yeah, for the large majority of people, it's not a great strategy. But if you're knowing what you're doing, you're dedicating your entire life to this, then, and you trust yourself, then it's a worthwhile risk to take. But for the large population, no. Right, so you're talking like the Ambani style. Yeah, of course they can do it. Yeah. ओके नाउ क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं. ज्यादातर लोग मुझे हमेशा क्रिप्टो के बारे में पूछते ही है, तो क्या क्रिप्टो को एसेट एलोकेशन में इंक्लूड करना चाहिए? अगर हाँ तो कितना परसेंटेज? मैं क्रिप्टो ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ. मैंने क्रिप्टो में किया था इन्वेस्टमेंट एंड आई हैड टू वेट अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू ट्रम्प, to actually release those investments. And when I mean a long time, a very long time. So personally, I'm not an expert in cryptocurrency. I mean, I understand it on a high level what it is, but मैं खुद इसका fan नहीं. But that being said, it's another asset class. It's another asset class, and this will add to the portfolio diversification, right? But at the same time, it's extremely volatile, right? And people don't really know what it is. What it is, as in, it's not a store of wealth like gold. It's not like money that you can transact with it because of the inherent volatility in it. That being said, I personally wouldn't mind having between 2 to 5% in crypto. And the reason is, let's say agar this becomes a 10x in the future, obviously it's new, it's exciting, and there has been a lot of adoption. If this becomes 10x, wow, it's great. Like even in the next 10 years, it's a great outcome. At the same time, if I have to lose 2% and see it go to zero, it's something that we can live with. It's not something that destroys my portfolio on the overall level. So like I said, this is one of those uncorrelated kind of asset classes, which if people are okay with and they understand, and they can probably put a little bit of their portfolio into it. This reminds me of individuals who bought, I think, Bitcoin at that $3 kind of mark, and today it is so high. I also know somebody who had thousands of Bitcoin, और उसने उसकी जो की है या फॉर्क जो बोलते हैं ना, he's lost it. तो every day he used to go to the dump yard to look for it, और उसको मिला नहीं. It was what, $59 billion. So the poor guy has not found it, and he's just given up this search recently. तो उसके तो पैसे चले गए बेचारे के. लेकिन हाँ, एक टाइम था जहां पे हमारे पास चांस था बिटकॉइन लेने का फॉर $3, और हम आज वॉरेन बफे के ज्यादा पैसे कमा लेते. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आज कोई अपना पोर्टफोलियो फिक्स करना चाहता है, तो आप उसे एग्जैक्ट 5-step प्रोसेस क्या फॉलो करने को बोलेंगे? Okay, this is a good question, and this will actually add value सबको. तो पहले तो आपका जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है उसको मैप आउट कीजिए जो आज के दिन में है, राइट? सेकेंड स्टेप होगा कि जैसे मैंने कहा, आप आपकी पूरी लाइफ के कैश फ्लोज वगैरह को प्रोजेक्ट कीजिए. क्या होगा इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर, आपके क्या क्या गोल्स हैं, ये कब होने वाले हैं, क्या नीड्स हैं. ये सब देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप एस्टिमेट करेंगे कि भाई मुझे कितना रिटर्न जनरेट करना है. मेरा काम 7% में हो जाएगा या मुझे 15% चाहिए, मैं इतना रिस्क. तो आपने ये एक बार पता कर लिया, फिर आपसे ये खुद से सवाल पूछ लीजिए कि इफ आई नीड 15% रिटर्न्स, डू आई हैव, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक रिस्क, बिना रिस्क के तो नहीं आने वाला है. देन यू हैव टू आस्क दैट पर्सनल क्वेश्चन कि डू आई हैव इट इन मी टू काइंड ऑफ aspire to get these returns, like take on that additional amount of risk, go through the pain of drawdowns, because those goals are important to me, right? If the answer is no, you obviously need to go back and reassess your goals.
right? Tone it down. Fine. I don't want to buy a BMW, not at this cost, right? Not at the cost of, going through the pain of a crisis like COVID and, not liquidating and in fact adding more to my portfolio. I'm not fit for it. So you take that decision. Then obviously after you've, let's say 15% आपका estimated return है, आपको लगता है, okay, I can do this. I'm pretty aggressive. It suits my family. I don't have a lot of dependence. I'm ready to do it. Then you go about seeing कि मेरा जो current portfolio है, is this going to give me these 15% returns? If it's not, you got to tweak it. You got to make changes. Let's say you only had like a 30-40% equity exposure, but now you need a higher return target. You have a higher return target. So you got to increase your equity exposure, right? Now, like I said, this is not just a function of you. Now we've only looked at you. We also want to look at the environment. For example, right now we are heading into a period of slow growth and high inflation as an environment, right? So maybe equity returns for the next 3 to 4 years aren't going to be great, right? So again, you want to do a balancing act. You need high returns, but at the same time, can't take on much risk because macros are not permitting it. So tricky hai process for an individual who has absolutely no idea, but I'm just walking you through the process. And then once you have mapped out both the macros and your personal goals and your requirements, then you tweak your portfolio to ensure that you're meeting your target returns. So that is the process you need to use. Yeah. Interesting. So I suppose this will be my last question. अगर आपको एक लाइन में बोलना हो एसेट एलोकेशन का गोल्डन रूल, तो वो क्या होगा? ऐसा कोई proverb या phrase तो मुझे पता नहीं है, but I would say very simply put that asset allocation should be such that you're never forced. Okay, you're never forced to do something out of your personal biases or based on macro factors, right? It's something that you can follow at all times with discipline, something that you can follow without losing your sleep. And yeah, that's about it. Thank you, Rishabh. What a wonderful podcast. I know this is new to you, but you've been fantastic. Thank you. Hopefully I added value to your viewers, and thanks for asking insightful questions. Thank you. Yeah, see ya.